हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट करने के बाद कुछ मेन चैनल पे पूरे कंप्लीट हुई है मैथमेटिक्स, और एक दो जो टॉपिक बचे रह गए थे वो 2.0 पे कंप्लीट हुआ है। तो ओवरऑल आपकी मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने के बाद हमने आपको मैथ्स की एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की है। कंप्लीट नोट्स है A to Z, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक दो टॉपिक जो आप लोगों की डिमांड थी कि ये नहीं हुआ है, वो भी आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, और जैसे ही टाइम मिलेगा तो उस टॉपिक को भी हम जल्दी से कंप्लीट आपका कर देंगे यहाँ पे। तो आपको मैथ्स की A to Z नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी फालतू का नहीं है, ठीक है। जैसे बुक में आप लेते हो तो उसमें पूरी पूरी थ्योरी भरी रहती है, फिर कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद एंड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, और जितनी थ्योरी रिक्वायरमेंट है वो थ्योरी लिखी गई है, साथ ही साथ सबके फॉर्मूले हैं, और आपको बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक की जितनी भी डिमांडिंग हो सकती थी, जितने भी टाइप के सॉल्यूशन हो सकते थे, वो सब प्रोवाइड किए गए हैं। कोशिश की गई है कि ज़्यादातर सॉल्यूशन जो है वो ट्रिक से और बेस से दोनों आपको लिख करके प्रोवाइड किया जाए साथ में। और जहाँ पे ट्रिक ज़्यादा अप्लाई होती है वहाँ पे आपको ट्रिक से बताया गया है, जहाँ पे बेस से अप्लाई होता है तो वहाँ पे बेस से बताया गया है। तो ओवरऑल अगर आप ये नोट्स परचेज करते हो जो कि 99 रुपीज़ का है, तो इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, A से लेकर के Z, ठीक है। कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और ज़्यादा पेजेस की भी नहीं है, 160-170 पेजेस के आसपास की नोट्स कंप्लीट की गई है। तो इसमें आपको ज़्यादा पेज भी नहीं मिलेंगे, आपको सॉलिड प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसको लीजिए, आप लोग इसका डेमो थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जितने सारे टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं नोट्स के अंदर, वो आपको इंडेक्स में दिखाया जा रहा है। उसके बाद थोड़े से कुछ टॉपिक्स देख लीजिए। पूरा डेमो देना पॉसिबल नहीं है, नोट्स की क्वालिटी डेमो से नहीं बताई जा सकती है पूरी। काफ़ी अच्छा नोट्स प्रिपेयर किया गया है, पर जितना मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है आप लोग इसको थोड़ा सा देख लो, समझ लो कि नोट्स कैसा है, उसके बाद फिर परचेज़ करिएगा। मेरे अकॉर्डिंग आप सबको ये लेना चाहिए, जिसको भी मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, मेरे तरफ से जितना भी बेस्ट हो सकता था वो मैंने इस नोट्स में पूरा बना दिया है। अब आप लोग इसको लेकर के आप लोग देख के बताओ कि नोट्स कैसी है, आपको मज़ा आया कि नहीं आया। होप सो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्राइस हाई नहीं रखा गया है, जिससे कि आप लोग अफोर्ड कर सको ईजी से, ठीक है। तो पूरी नोट्स मैथ्स की 99 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लोग इसको देखो और फिर कमेंट करके अपना रिव्यू बताओ कि आपको कैसा लगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज से जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है फॉर ऑल एग्जामिनेशन के लिए। तो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब आपको इस वीडियो में कवर करवाए जाएंगे। क्वेश्चन का हमने टारगेट नहीं रखा है टॉप 100 या टॉप 500, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो सब आपको अब कवर करवाई जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको मैथ्स आती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आती है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छे से रिवीजन होने वाला है, ठीक है। आती है नहीं आती है, अगर आप डेली इस तरह के क्वेश्चन देखोगे, मैं एक ही क्वेश्चन को रोज़ नहीं करवाऊंगी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी ट्रिक और साथ ही साथ मैथ्स में रिवीजन मिलता रहे, ठीक है। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिवीजन, प्रैक्टिस। इसकी अगर आपको प्रैक्टिस डेली रहेगी तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाओगे, चाहे एग्जामिनेशन जब भी हो। तो ये ट्राई किया जा रहा है कि आप मैथ्स को भूलो नहीं बिल्कुल भी, डेली आपके रिवाइज में बना रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे है। A और B के पास कुल मिलाकर के 6300 रुपीज़ हैं। यदि A का 5/19 भाग राशि B की 2/5 भाग राशि के बराबर हो तो B के पास कितनी राशि है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको बोला है A और B के पास कुल मिलाकर के 6300 रुपये हैं। A का 5/19 भाग, तो हमें आपको लिख लेना है यहाँ पे क्या, 5/19 किसका भाग है, तो ये है A का भाग। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या बोला है, B का 2/5 भाग, तो B का कितना भाग है, 2/5 भाग। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से आपको A और B का अनुपात निकाल लेना है। क्या करना है, A और B का अनुपात निकाल लेना है। तो हमने निकाल लिया A अनुपात B, ठीक है। B को हम इधर लेके आएंगे और जितने भी नंबर हैं इसको इधर कर देंगे। तो A और B का अनुपात क्या जाएगा, देखिए 19 गुणे में 2 बटे में 5 गुणे में 5। ओके, तो कितना आ गया, 38 डिवाइडेड बाई 25। ये हो गया A और B का अनुपात। यहाँ तक समझ में आ गया। A और B का हमने अनुपात निकाल लिया, कितने कितने अनुपात में है। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों के पास कुल मिलाकर के 6300 रुपये हैं, तो B के पास कितनी राशि होगी। हमें क्या निकालना है, B के पास कितना रुपये है ये निकालना है। तो B के पास रुपये कैसे निकालते हैं, तो आपको ऊपर रखना होता है जो कुल राशि दी गई है वो, गुणा करना होता है B का जो अनुपात आया, कितना आया, 25 आया, और बटे में हमें करना होता है टोटल अनुपात। टोटल अनुपात क्या हो जाएगा, 38 और 25 को आप लोग ऐड करो, ठीक है। तो 38 और 25 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 63। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लो तो 100 आ गया। 100 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2500 रुपीज़ जो है, ठीक है, 2500 रुपीज़ जो है वो B के पास राशि बची है। यानी कि B के पास राशि कितनी है, 2500 है,
और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता ए के पास, तो ए के निकालने के लिए क्या करते हैं, 6300 इंटू में आपको रखना था ए का अनुपात 38 डिवाइडेड बाय हमें करना था 63, यानी कि दोनों का समेशन। यहाँ से आप इसको कैंसिल करते 100 आता, यानी कि ए के पास कितनी राशि है, तो ए के पास 3800 राशि है ए के पास, ठीक है। और बी के पास कितनी है, तो 2500 रुपीज़ है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से। फिर से एक बार देखना है क्वेश्चन को, एक बार फिर से देख लीजिए। ए और बी के पास कुल मिला के इतने रुपए थे। ए का 5/19 भाग बराबर है बी के 2/5 भाग के। यहाँ से हमने निकाल लिया ए और बी के बीच का अनुपात। ए और बी के बीच का अनुपात आपको पता चल गया, तो आपसे पूछा था बी के पास कितनी राशि है, बस हमने इसको सॉल्यूशन करके निकाल लिया। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ का है, तो इसमें पूछा गया है ए के किस मान के लिए संख्या 547 ए 3 से विभाज्य होगी। तो आपको 3 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तभी आप लोग जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखिए आपको डेली अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे कि आपका रिवीजन हो। अब यहाँ पे 3 से विभाज्यता के नियम पूछा जा रहा है, तो इसको कैसे करते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उन सबको हम लोग जोड़ते हैं, अगर उन सबको जोड़ने पे ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, ठीक है, तो वो 3 से पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ये 3 से विभाज्यता का नियम होता है। तो यहाँ पे क्या देखिए 5 + 4 + 7 + a है। यहाँ पे इसको ऐड करिए 5 4 9 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 3 से विभाज्यता के लिए हमें a का मान कम से कम क्या रखना पड़ेगा, अगर हम a का मान 2 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या जो होगी वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी, 5 47 और 2। ठीक है, 5 4 7 2 ये जो संख्या है ये 3 से विभाज्य। आप लोग इसको कट करके देखो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 गया, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 1 गया, 3 चौक 12। ठीक है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो गई। क्लियर हो गया। 3 से विभाजिता का नियम क्या है, आप संख्याओं को जोड़ के देख लो, अगर पूरी संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या जो होगी वो 3 से विभाजित होगी, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वृत्ताकार पथ के बाह्य तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात 14:11 है। यदि पथ 15 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या मीटर में क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखिए ये एक वृत्ताकार पथ है, ये इसका बाह्य मार्ग हो गया और ये अंतरा मार्ग हो गया। ठीक है, आंतरिक हो गया। तो वृत्ताकार पथ के बाह्य और आंतरिक जो परिमाप है उनका अनुपात कितना है, तो ये 14:11। ठीक है, और पथ क्या होगा, तो ये जो होगा ये पथ होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए परिमाप क्या होता है वृत्ताकार का, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक है, 2πr होता है। मान लिया हमने कि जो बाहर वाली रेडियस है ये वाली, ये है r1 और जो अंदर वाली रेडियस है ये है r2। यहाँ तक क्लियर हुआ। बाहर वाली रेडियस क्या है, यानी कि उसकी त्रिज्या r1 है और अंदर वाले की त्रिज्या है r2। तो क्या हो जाएगा 2πr1 अपॉन में 2πr2। ये हो गया बाह्य और आंतरिक वृत्त की परिमापों का अनुपात। कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 14:11। ठीक है, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r1:r2 की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 14:11 में। अब आपको क्या दिया गया है, यदि पथ 15 मीटर चौड़ा है, तो 15 मीटर चौड़ा क्या चीज़ है, यही पथ 15 मीटर चौड़ा, यही तो पथ होगा। ठीक है, जो साइड में मार्ग हैं यही तो पथ होंगे वृत्ताकार। ये कितने मीटर चौड़ा है, तो ये है 15 मीटर चौड़ा। 15 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर वृत्त जो बाहर की त्रिज्या है उसमें से अगर हम आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगी। ठीक है, बाह्य त्रिज्या में से अगर हमने आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर दी तो आपका ये बचेगा। तो बाह्य त्रिज्या देखिए क्या है 14, आंतरिक त्रिज्या क्या है 11। तो r1 माइनस अगर हम r2 करते हैं तो ये आ जाएगा वृत्ताकार पथ, जो कि क्या है, तो 3 रेशियो में है। 14 - 11 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आपको दिया है 3 मीटर जो है, यानी कि 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 15 मीटर के बराबर। बस आपका देखिए क्वेश्चन कैसे आंसर आता है। अब 3 यूनिट के बराबर हो गई 15 के, तो 1 यूनिट का मान निकालिए कितना आएगा, 15/3 यानी कि 3 × 25 = 15। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 5। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। अब आपसे पूछा है कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या मीटर में क्या होगी। तो 1 यूनिट बराबर अगर 5 मीटर है तो आंतरिक त्रिज्या क्या है, तो ये है 11 यूनिट की, यानी कि 11 × 5 कर देंगे तो 11 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू 55 मीटर। ठीक है, तो आंतरिक वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितने मीटर है, तो ये है 55 मीटर के बराबर। क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हुआ।
आपको क्या दिया था, वृत्ताकार पथ के बाह्य एवं आंतरिक परिमापों का अनुपात। तो परिमाप क्या होता है, 2πr अपॉन में 2πr, हमने लगा लिया r1 अपॉन में r2 करके, तो ये हो गया बाह्य और आंतरिक परिमापों का अनुपात। ओके, जो कि आपको रेशियो दिया गया था 14 अपॉन में 11। यहाँ से हमने r1 अनुपात r2 की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद जो पथ बच रहा था वो क्या था, r1 में से r2 को माइनस करेंगे वही पथ होगा, तो हमने निकाल लिया r1 में से r2 माइनस करके, यानी कि 14 माइनस 11 विच इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। तो आपको 3 यूनिट की वैल्यू दी गई है 15 मीटर के, यानी कि हमने निकाली 1 यूनिट की वैल्यू जो कि आई 5 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल गई, तो आपको निकालना था आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो 11 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, आ गया 55 मीटर आंतरिक वृत्त की त्रिज्या। ओके, अगर आपसे बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछी गई होती तो आपको मल्टीप्लाई कर देना था 14 × 5, तो आपका आंसर आ जाता, बाह्य वृत्त की त्रिज्या पता चल जाती। क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, यहाँ पे दिया गया 3 × 9 टू दी पावर n + 1 प्लस 9 × 3 टू दी पावर 2n - 1 डिवाइडेड बाय 9 × 3 टू दी पावर 2n - 6 × 9 टू दी पावर n - 1 किसके बराबर होगा। ये आपके रिवीजन पर्पज से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आज से जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की गई है, तो इसको डेली ही आप लोग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल ये हो पा रहा है। ठीक है, जिससे कि आप लोग इसको भूल नहीं पाओ। डेली डेली आपको अलग अलग क्वेश्चन करना सीखोगे तो अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए इसको कैसे हमें करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सभी को बना लेना है 3 की पावर में। ठीक है, सभी को बना लेना है 3 की पावर में। तो क्या करना है, देखिए 3 × 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। इसकी पावर क्या लगी है, n + 1 लगी है। उसके बाद प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2 × 3 टू दी पावर 2n - 1 यहाँ पे लगा है, डिवाइडेड बाय हमें लिखना है सेम, आप इसको भी करते जाइए, × 3 टू दी पावर 2n - 6 को ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, × 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर n - 1। समझिएगा, 9 जहाँ था उसमें हमने किया 3 टू दी पावर 2 और उसकी पावर ऑलरेडी लगी थी n - 1, तो इसको हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए पावर को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आएगी, 3 की पावर 2n + 2 क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 × n और 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 3 टू दी पावर 2n + 2 प्लस यहाँ से क्या आ गया 3 × 2n - 1। देखिए बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। अगर दोनों की बेस सेम है, यानी कि a टू दी पावर m × a टू दी पावर n लिखा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m + n। क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर m + n लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी किया जा रहा है, ये दोनों होगा a और ये हो गई उनकी पावर। तो अगर बेस सेम है तो उनकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाएंगी। तो 2n - 1 + 2 हो गया, ये ऐड हो गया, डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पे इसकी पावर को भी ऐड कर देते हैं, तो 3 की पावर 2n प्लस कितना हो गया, तो 2 हो गया, माइनस हमने क्या किया 6 × 3 टू दी पावर 2n - 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, इतना समझ में आया। अब देखिए सब में 3 की पावर 2n आपको दिख रहा है सारे चीज़ में, तो हम इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो इसको जब बाहर कॉमन ले लेंगे 3 की पावर 2n यहाँ से भी और 3 की पावर 2n नीचे से भी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, दोनों में से हमने 3 की पावर 2n को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या क्या बच गया, 3 × 3 टू दी पावर 2 ये बच गया, माइनस इसमें वाले में क्या बचा, देखिए 2 - 1 कितना रहेगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 3 बचा, डिवाइडेड बाय इसमें क्या बचा, तो इसमें बचा 3 की पावर 2 -6 × 3 टू दी पावर -2। ओके, क्लियर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। इसको देखिए, इसका कोई भी ट्रिक नहीं होता है, क्योंकि इसको आपको सॉल्व करना ही है। ट्रिक आपको इसका यही हो सकता है कि सीधे सीधे आप यहाँ से ही, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो यहाँ से ही आप 3 की पावर 2n को कॉमन ले लो, बाकी फिर सॉल्व कर लो, तो तुरंत एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं है तो आपको पूरा पूरा बेस से करना होगा। तो हम आपको दोनों तरह से बता दे रहे हैं, आपको जैसे भी ईजी लगे आप उस तरह से कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, 27 सॉरी यहाँ पे प्लस है, इसको ध्यान दीजिएगा, 27 + 3 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो गया 9 - 6 अपॉन में 9। ठीक है, तो 9 - 6 अपॉन में 9 विच इज इक्वल्स टू 2/3। इतना क्लियर हुआ। अब इसको आप लोग सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 9 का इसमें 3 का इसमें एलसीएम ले लेंगे, 9 × 3 = 27 - 2 यानी कि 25/3। इस 3 को आप ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे आ गया 3। अब इसको 5 से कैंसिल करो, 5 × 25 और 5 × 30, तो कितना आ गया आंसर आपका 18 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है, इस पूरे का आंसर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 5। तो समझ में आया क्वेश्चन को, हमने सबको 3 की पावर में चेंज किया, फिर जो सब में से कॉमन हो पाया 3 की पावर 2n उसको हमने कॉमन निकाल लिया, उसके बाद वैल्यू बची और वैल्यूज को सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 5। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 क्या है, एक पिता एवं उसके दोनों पुत्रों की औसत आयु 27 वर्ष है,
5 वर्ष पूर्व दोनों की औसत आयु अगर 12 वर्ष थी, दोनों यहाँ पे और लिख लीजिए पुत्रों की, ठीक है, दोनों पुत्रों की औसत आयु जो है वो 12 वर्ष थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ। ऊपर वाले में आपको तीनों की औसत आयु दिया गया है और नीचे वाले में आपको सेकंड केस में दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों पुत्रों की औसत आयु 12 वर्ष थी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पिता और दोनों पुत्र यानी कि ए और बी मान लीजिए, इन दोनों की तीनों की औसत आयु कितनी दी गई है, तो 27 दी गई है। औसत आयु कैसे निकालते हैं, बटे में 3 होता। औसत आयु किसके बराबर है, 27 के बराबर है। आप यहाँ से निकाल लो एफ यानी कि फादर प्लस ए और बी दोनों पुत्र की औसत आयु कितनी आ गई, 27 इंटू में 3, ठीक है। 27 इंटू में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 81 आ जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको आप लोग मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सेकंड क्या है, देखिए 5 वर्ष पूर्व दोनों की औसत आयु यानी कि ए और बी की 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व हमें माइनस कर लेना है ए माइनस बी प्लस बी माइनस 5। ओके, ए माइनस 5 प्लस बी माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व दोनों की औसत आयु आपको कितनी दी गई है, तो ये दी गई है 12 वर्ष के बराबर। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ए माइनस 5 प्लस बी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 24 आ गया, ठीक है। -5 माइनस 10 हो जाएगा और वो उधर जाएगा तो हो जाएगा +10 के बराबर। तो यहाँ से आप लोगों ने निकाल लिया ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 34 के बराबर। समझ में आया। ये आप लोग मान लो इक्वेशन सेकेंड हो गई। बस आपको किसकी आयु पूछा है, तो आपको पूछा है पिता की आयु क्या होगी, पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो आप लोग ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपको निकल जाएगी फादर की आयु क्या है। एफ प्लस ए और बी की कितनी आ गई वैल्यू, 34 आ गई, तो यहाँ पे हमने रख दिया 34 विच इज़ इक्वल्स टू 81, यानी कि आप लोग यहाँ से निकाल लो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 81 माइनस में 34 विच इज़ इक्वल्स टू 47 वर्ष, ठीक है। तो 47 वर्ष जो हो गई वो पिता की आयु हो गई। क्लियर हुआ यहाँ तक, दिख रहा है कि नहीं। देखिए 47 ईयर्स जो हो गए वो आ गई फादर की आयु। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। आपको दिया क्या गया था, तीनों की औसत आयु दी गई थी, उसको हमने सॉल्व किया, ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई। उसके बाद दोनों की 5 वर्ष पूर्व की औसत आयु दी गई थी, इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पे इक्वेशन बना ली और ए प्लस बी की जो वैल्यू आई उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो आपकी निकल गई पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो इसका आंसर आ गया 47 ईयर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को जितने ईजी मेथड से हो सकता था वो हमने आपको बता दिया है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, यदि एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है तथा 30% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। समझ में आया इस तरह का क्वेश्चन। हम आपको दिल्ली पुलिस वाली जब सीरीज चला रहे थे तो उसमें भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे। ओके, तो देखिए कैसे करना है। हमने सबसे पहले मान लिया जो क्रय मूल्य है वो कितना है, तो क्रय मूल्य 100, इतना आपको मान लेना होगा स्टार्टिंग में। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य से 60% अधिक कितना हो जाएगा, 160 हो गया। ये हो गया उसका अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। 30% की छूट दे रहा है, यानी कि कितने पे बेच रहा है, तो वो 70% पे बेच रहा है। इसको आप लोग निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य के बराबर। ओके, क्लियर हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 16 × 7 112 के बराबर आ गया। ओके, अब आपको क्रय मूल्य पता चल गया और विक्रय मूल्य पता चल गया 112 रुपये। पूछा क्या गया है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य माइनस करना है, बटे में क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा लाभ प्रतिशत। कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ कितने का हुआ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो आ जाएगा 12 बटे में 100, यानी कि क्रय मूल्य और गुणे कर देते हैं 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना आ रहा है, तो 12% का उसको लाभ हो रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो 12% का लाभ हो रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। किसी चतुर्भुज के 4 कोण जो होते हैं उनका अनुपात दिया गया है 2:3:5:8 के अनुपात में है। इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक कोण का योग क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। समझ में आया क्वेश्चन। एक चतुर्भुज है, इसके चारों कोण का अनुपात दिया है 2:3:5:8 के अनुपात में, और सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक कोण का योग पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये भी कॉन्सेप्ट मिलेगा कि संपूरक कोण क्या होता है और पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्या, वेट। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया है चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात, तो आपको सबको ऐड कर लेना है, और चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो अनुपात में दिया गया है, हम सबको लिखेंगे तो x में लिखेंगे, तो 2x
प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? तो ये आ गई 360 के बराबर। को ऐड करिए, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18। तो 18x की वैल्यू आ गई 360 के बराबर। यानी कि यहाँ से हम x की वैल्यू, यहाँ पे डिग्री में है ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि 360 डिग्री होता है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 18, यानी कि यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली विच इज़ इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री आ गई। अब सबसे बड़ा कोड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोड है 8 वाला, यानी कि 8x, ठीक है। कितनी आ जाएगी? 8 इंटू 20 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 160 डिग्री। तो ये आ गया सबसे बड़ा कोड। और सबसे छोटा कोड क्या होगा? तो ये होगा 2x है। 2x सबसे छोटा कोड होगा, तो 2x विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 20 डिग्री। तो सबसे छोटा कोड आ गया आपका 40 डिग्री। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता सबसे बड़ा कोड तथा सबसे छोटे कोड का योग क्या होगा, तो आपका आ जाता 200 आंसर, 200 डिग्री। पर आपसे क्वेश्चन में सबसे छोटा और सबसे बड़ा नहीं पूछा है, आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है। यहाँ पे दिया है सबसे बड़े कोड का संपूरक कोड। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए संपूरक कोड क्या होता है। संपूरक कोड वो कोड होते हैं जिन दो कोडों का योग 180 हो, ठीक है, याद रखिएगा। जिन दोनों कोडों का योग 180 होता है उसे हम लोग कहते हैं संपूरक कोड। तो 160 डिग्री प्लस x विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा संपूरक कोड के बराबर। यानी कि आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी। क्या पूछा है क्वेश्चन में? सबसे बड़े कोड के संपूरक कोड। तो 160 का संपूरक क्या आ जाएगा? 160 का संपूरक आ गया 20 डिग्री, ठीक है। 160 का संपूरक कितना आ गया? यहाँ पे y रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी x है ये भी x है। तो 160 का जो संपूरक कोड है वो आ गया 20 डिग्री। अब हम लोग को पता करना है पूरक कोड क्या होता है। तो जिन दोनों कोडों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम लोग कहते हैं पूरक कोड, ठीक है। तो 40 का पूरक कोड क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 90 माइनस में 40 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो 40 का जो पूरक कोड है वो आ गया 50 डिग्री और 160 का जो संपूरक कोड है वो आ गया 20 डिग्री। इन दोनों को हमें ऐड कर देना है और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सबसे बड़े कोड के संपूरक यानी कि 160 का संपूरक आया 20 और सबसे छोटे कोड के पूरक यानी कि 40 का पूरक कोड आया 50। इन दोनों का योग क्या होगा? तो इन दोनों का योग हो जाएगा 20 प्लस 50 विच इज़ इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, आपका आंसर क्या आ गया? तो आपका आंसर आ गया 70 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? संपूरक पूरक क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, तो ये 360 डिग्री के बराबर होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। यदि घन की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाए और उसका आयतन कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, ठीक है। अगर घन की प्रत्येक भुजा यानी कि क्यूब की सारी भुजाओं को 10% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए हम आपको ट्रिक से बताते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे करेंगे तो बहुत ही लंबी जाएगा। ट्रिक से कैसे करना है, आपको 10% दिया गया है, कम हो रहा है, आपको लिखना है यहाँ पे 10/100। प्रतिशत को हमने चेंज कर लिया नंबर में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/10 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या की जा रही है, कमी की जा रही है, इसको ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। अब देखिए मूल संख्या क्या आई है, 10 आई है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है a का क्यूब। क्या होता है, a का क्यूब होता है। अब देखिए 10 जो आया है ना, इसको हम लोग को लेना है मूल संख्या। क्या लेना है, मूल संख्या लेनी है। तो a की जगह पे हम लोग को रखना है 10, यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10 विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया, तो 1000 के बराबर आ गया, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, 10% की कमी की जा रही है। कमी की जा रही है तो आप लोगों को 10 में से 1 माइनस कर देना है, ठीक है। प्रतिशत को सॉल्व करोगे, प्रतिशत को सॉल्व करने में जितना भी आएगा बटे में, उसको हमें लेना है मूल संख्या। और उसके बाद कमी होगी तो इसमें से हमें हर में से अंश को माइनस करना है। अगर वृद्धि होगी तो हर में आपको अंश जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 10 में से आपको 1 घटा देना है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बस इस 9 का आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितना आ गया, 729। ओके, कितना आ गया, 729 आ गया। बस 1000 में से 729 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 1 7 देन 2 271। ये आ गया आपका डिफरेंस, ठीक है। 271 आ गया डिफरेंस। आपको निकालना है किसमें आंसर, प्रतिशत में निकालना है। तो बटे में हमको करना है मूल संख्या। बटे में मूल संख्या क्या है, 271 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि मूल संख्या है। और गुणे कर देना है 100 से, तो आपका आ जाएगा परसेंटेज में। 0 0 0 0 कैंसिल आ गया, यानी कि 27.1% की क्या होगी, उसके आयतन में कमी होगी, ठीक है। 27.1% की कमी होगी उसके आयतन में घन के, यदि उसकी प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो, ठीक है। इस तरह से करोगे आप लोग तो एक लाइन में ही आपका सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे जितना मैंने समझाया है ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मूल संख्या पता चली, इसका क्यूब कर दिया 1000 आ गया, फिर इससे कम कर दिया 9 का क्यूब किया 729। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है।
विच इज़ इक्वल टू 271 डिवाइडेड बाय मूल संख्या गुणे में 100। ओके, बस इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो 27.1% ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 अब आपकी स्क्रीन पे है। दो संख्याओं का योग 10 है एवं उनके वर्गों का अंतर 40 है, तो आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। दो संख्या हमने मान लिया x और y है, x और y का योग दिया गया है 10, उनका अंतर उनके वर्गों का अंतर है। ठीक है, उनका अंतर नहीं दिया गया, उनके वर्गों का अंतर है। तो x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर कितना है, 40 के बराबर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमने कर लिया x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 40। यहाँ से देखिए आपको x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो 10 इंटू में x माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 40, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो गया। x माइनस वाई की वैल्यू आपकी आ गई 10 के बराबर, सॉरी x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो x माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर। तो यहाँ पे एक इक्वेशन में आ गई x माइनस वाई की वैल्यू 4 के बराबर, और दूसरे इक्वेशन में आ गई x प्लस वाई की वैल्यू जो कि है 10 के बराबर। यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x को जोड़ देंगे तो 2x की वैल्यू आ गई 14, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 7। और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके y की निकालना चाहेंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 3। 7 आ गया, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 3, यानी कि 7 और 3 जो है वो संख्याएं होंगी। तो आपसे पूछा था बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 7, यानी कि आपका आंसर ये करेक्ट है। ठीक है, आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा आज का, और साथ ही साथ मैथ की जो नोट्स आपको प्रोवाइड की गई है उसका भी रिस्पॉन्स बताइए कि आपको कैसी लग रही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका परिमाप, किसका परिमाप, तो वृत्त का परिमाप 6 पाई सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यहाँ तक रखिए। उसके बाद आपको जो दिया गया है उसको लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का परिमाप बराबर है 6 पाई सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले वृत्त का परिमाप क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर, और ये ही बराबर दिया गया है 6 पाई के। तो यहाँ से आपको पाई से पाई कैंसिल कर रहे हैं, 2 से 6 को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि 3। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो आ गई 3 सेंटीमीटर के बराबर। बस आर की वैल्यू आपको पता चली। अब आपको निकालना है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, और उसी को बराबर कर देना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू त्रिभुज का आधार दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितनी है, 8 है, ऊंचाई कितनी है, तो h है। ओके, क्लियर हुआ। इसको इससे कैंसिल करिए, 2 चौक 8 हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, कितनी है, 3 है। तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। पाई इंटू में 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स h। ओके, यहाँ पे इसको कर लिया तो कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 पाई इज इक्वल्स टू 4h। यहाँ से 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया 9 पाई बाय 4, और यही आपकी h की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। जब भी आपको दिया गया हो त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, उसके बाद आपको एक चीज़ दिया जाएगा जिससे कि आप लोग कुछ वैल्यू निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आपको परिमाप दिया था, परिमाप से हमने निकाल लिया आर की वैल्यू। आर की वैल्यू जैसे ही पता चल गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल को हमने बराबर किया, बराबर करके आपको ऊंचाई ऑलरेडी निकल गई। तो ऊंचाई का आंसर क्या आ गया, 9 पाई बाई 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी उसकी हाइट, किसकी हाइट, त्रिभुज की हाइट हो जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कमेंट करके वीडियो भी अपने रिस्पॉन्स जरूर शेयर करिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।